नमस्ते एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को स्टडी किया था। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहली बात, हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ कोर्स की बात है फीमेल्स के अंदर देखने मिलेगी, वो भी मेनली प्राइमेट्स एक तरीके से। ठीक है, अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करें तो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? इट इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस in hormone production and the structure of uterus and ovary of the female reproductive system that makes pregnancy possible। यानी क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। ऑफ कोर्स नेचुरल, क्योंकि हमारे अंदर ये इनहेरिटेड है, होगा ही होगा, नेचुरल चेंजेस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी में हो रहा है किसी में नहीं हो रहा, वो एक्सेप्शनल केसेस की कुछ दिक्कतें आ जाती है बाद में, वो चीज बिल्कुल आ रही है, अदरवाइज इट इज अ नेचुरल चेंज। ठीक है, किसमें हो रहा है नेचुरल चेंज? हार्मोन प्रोडक्शन के अंदर हो रहा है। हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो प्रेजेंट है फीमेल्स के अंदर मेनली, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। कभी उनका लेवल अप हो रहा है, कभी उनका लेवल डाउन जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट आपको हार्मोन का लेवल दिखाई देगा। इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस एंड ओवरी, सिर्फ हार्मोन में चेंज नहीं आ रहा, ओवरी के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ रहा है, यूट्रस के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ रहा है। अब यूट्रस में कैसे चेंजेस हो सकते हैं? उसकी जो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, यानी जो डिफरेंट लेयर्स रहती हैं यूट्रस की, वो कभी तो बहुत ज्यादा हाईली डेवलप दिखाई देंगी आपको डिफरेंट फेज में, और कभी आपको बिल्कुल एक तरीके से डिमिनिश या एक तरीके से स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी कि हाँ भाई वापस बनना स्टार्ट हो रही है एंडोमेट्रियम या मायोमेट्रियम। ठीक है, इस तरीके से ओवरी में भी काफी सारे चेंजेस आएंगे। जैसे कि हमने डिफरेंट फॉलिकल्स देखे थे, तो डिफरेंट स्टेजेस पे देखने मिलते हैं कि भाई पहले प्राइमरी फॉलिकल आएगा, देन सेकेंडरी आएगा, टर्शियरी आएगा, मैच्योर बनेगा, तो डिफरेंट फेजेस में ही हो रहा है। ठीक है, किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। पूरा सिस्टम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा। ठीक है, और होगा क्या इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से? एक तरीके से प्रेगनेंसी पॉसिबल करेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी पॉसिबल कैसे? जब एंडोमेट्रियम रहेगी, अच्छी थिक होगी, मायोमेट्रियम प्रेजेंट रहेगी, तभी तो जाके एग उसमें इम्प्लांट कर पाएगा, अदरवाइज प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल है? वो जो एग आएगा उसको लाइनिंग के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, इम्प्लांट नहीं कर पाएगा, तो वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए। तो प्रेगनेंसी पॉसिबल करने के लिए जितने भी चेंजेस चाहिए, चाहे हार्मोन्स में, यूट्रस में, ओवरी के अंदर, उन सारे चेंजेस को अगर हम टोटल देखें तो हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक बात मैं बहुत पहले क्लियर कर देती हूँ, काफी लोग सिर्फ मेंस्ट्रुएशन को साइकिल से कंपेयर करते हैं। मेंस्ट्रुएशन एक फेज है इस पूरी साइकिल का, यानी जो ब्लीडिंग फेज आता है वो सिर्फ एक हिस्सा है, ना कि कंप्लीट साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी फेज है जिसमें आपको अलग अलग लेवल्स देखने मिलेंगे। अभी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कितनी फेजेस होती हैं और सब में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अप्रॉक्स 28 डेज। ये पूरा मंथली पीरियड है 28 डेज के आसपास। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन ये वेरी कर सकता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, जैसे फिजिकल कंडीशन हो गई कोई, या कोई केमिकल कंडीशन हो गई, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस ले लें। अगर किसी वुमेन के अंदर या फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली कंडीशन है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक तरीके से बिगड़ सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन ज्यादा प्रिवेल करेंगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली मेंस्ट्रुअल साइकिल भी वेरी करेगी। तो इट मे वेरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 28 लिखा है तो 28 ही हो, बट यस एवरेज इज 28 डेज। बिल्कुल नॉर्मल जो कंडीशन है दैट इज 28 डेज। अब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या रहता है? अप्रॉक्स 13 to 14 ईयर्स, जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट आपको देखने मिलता है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर भी, इनफैक्ट मेल्स के अंदर भी। तो लगभग 13 to 14 ईयर्स की वो एज रहती है, और उसी के बाद क्या होता है, आपको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या उसके आसपास आपको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलती है। और उस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक टर्म दिया जाता है दैट इज मेनार्क। व्हाट इज इट? मेनार्क। ठीक है, इसके आगे बढ़े तो इट कंटिन्यूज अप टू 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि ये जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ऐसा नहीं कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसे एडल्ट्स में कभी भी चल रही है, कितनी भी एज तक चल रही है, ऐसा नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ 40 या 50 ईयर्स की एज तक ही देखने मिलती है इन वुमेन्स। उसके बाद उसमें एक स्टॉप आ जाता है, यानी जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है रुक जाती है।
तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। पॉज का मतलब क्या होता है, ठहराव, रुक जाना किसी चीज का। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक रही है उसका नाम क्या है, मेनोपॉज या मेनोपॉज। सो द मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो स्टॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा फिजिकल केमिकल स्ट्रेसेस के अलावा या मेनोपॉज के अलावा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक रही है कभी, तो दैट इज प्रेगनेंसी स्टेज। प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रेगनेंसी का एक कंफर्मेशन हो गया कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही तो वुमेन प्रेग्नेंट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने कहा कि भाई कभी फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से भी वो डिले भी कर सकती है, कभी 3-4 महीने वो नहीं भी हो, अगर मेंस्ट्रुएशन वाली चीज नहीं देखने मिल रही कभी बहुत टाइम तक, तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो सिर्फ प्रेगनेंसी है। कुछ डिफरेंट लेवल्स ऑफ हार्मोन्स स्ट्रेस की वजह से भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now let's see the 4 phases or 4 stages of menstrual cycle, ठीक है। तो सबसे पहली फेज को अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज, यानी जो बेसिकली ब्लीडिंग फेज रहता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेज। तो ये सबसे पहला फेज है, फर्स्ट फेज। इसका ड्यूरेशन कितना है, क्योंकि हमने कहा 28 डेज चलती है पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो डे 1 से डे 5 जितना टाइम पीरियड जो है वो मेंस्ट्रुएशन फेज के लिए, यानी जो फर्स्ट 5 डेज हैं दैट आर मेंस्ट्रुएशन फेज। अब उसके बाद इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, इस पूरी फेज में हो क्या रहा है, तो यूट्रस शेड्स इट्स इनर लाइनिंग दैट इज एंडोमेट्रियम थ्रू द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। यानी आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने मिल रही है, यूट्रस जो है यानी जो प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहा था, जो एग डेवलप करा रहा था, इम्प्लांटेशन की पूरी तैयारी करा रहा था, अब वो क्या होगा, क्योंकि भाई स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नहीं आया तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एग तो रह गया, अब एग को शेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग शेड होगा एक तरफ, दूसरी तरफ इम्प्लांटेशन, क्योंकि एग रीच नहीं कर रहा तो यूट्रस की लाइनिंग शेड होगी, और कौन सी लाइनिंग रहती है उसके अंदर, सबसे इनर मोस्ट जो रहती है दैट इज एंडोमेट्रियम, जहां पे इम्प्लांटेशन होना था। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो आपको डिस्ट्रक्शन देखने मिलता है उसकी सेकंड लेयर यानी मायोमेट्रियम का भी देखने मिलता है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज या वेसल्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और कहाँ से निकलने वाला है जितना भी फ्लूइड है, ये सब कहाँ से निकलने वाला है, वजाइना में जो पोर प्रेजेंट रहता है उसके थ्रू ये बाहर आने वाला है, ठीक है। इट हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हुआ क्यों, ये यूट्रस की लाइनिंग शेड क्यों हुई, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली, क्योंकि एग एक तरीके से फर्टिलाइज नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम एक तरीके से शेड की जा रही है, तो शेड इसलिए हो रही है क्योंकि जो हार्मोन का लेवल है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो अचानक से ड्रॉप डाउन हो गया, लैग कर गया, किसका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल, ठीक है। और उसी की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है। क्यों, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है इसको चाहिए क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अपना एक तरीके से मेंटेनेंस करवाने के लिए, बट ये नहीं मिल रहे इसलिए शेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो वुमेन्स जनरली हैव क्रैम्प ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है, क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अब्डोमिनल पार्ट में, ठीक है। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अंदर इतने सारे कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, इतने सारे जो मेम्ब्रेन्स है वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। एग जो है शेड हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो क्रैम्प्स देखने मिलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। So the fluid loss is approximately 35 ml। इस स्टेज में या मेंस्ट्रुएशन फेज में जो फ्लूइड लॉस हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 35 ml तक रहता है, ठीक है। और फ्लूइड में है क्या क्या, तो जैसे कि मैंने कहा, एक तो एंडोमेट्रियम या मायोमेट्रियम की लाइनिंग होगी जो शेड हो रही है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम होने से। दूसरा जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, जो एग रह गया फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, वो भी तो टूटेगा तभी तो जाके नई वापस से oogenesis की साइकिल स्टार्ट होगी, फिर नया एग बनेगा लास्ट, तो अनफर्टिलाइज्ड एग भी टूटने वाला है। और लास्ट इसके अलावा क्या है, ब्लड, क्योंकि वहां पे आसपास ब्लड कैपिलरीज थी, ब्लड था, तो वो भी साथ में शेड होता है, ठीक है। तो क्या क्या है, लाइनिंग्स है, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग है और ब्लड है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं सेकंड फेज दैट इज द फॉलिकुलर फेज। इसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होने वाला है और
प्री ओव्यूलेटरी का मतलब अभी ओव्यूलेशन नहीं होगा, अभी एग रिलीज नहीं होगा, अभी सिर्फ फॉलिकल्स बन रहे हैं, उससे पहले का जितना भी काम करना है एग को रिलीज करने से पहले, उस पूरी फेज को हमने बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी या फिर फॉलिकुलर फेज। ओके, तो कब स्टार्ट होगी, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन फेज था लगभग 5 डेज में खत्म हो रहा है, ठीक है, लगभग वेरी कर सकता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 5th पे ही खत्म हो जाए, किसी किसी का वेरी करता है, ठीक है। तो ये उसी के अप्रॉक्स के हिसाब से हमने लिखा हुआ है या उसकी एवरेज के हिसाब से लिखा हुआ है। इट स्टार्ट्स एट द 6th डे एंड एंड्स अप टू 13th डे, लगभग 13th डे पे क्या होता है ये खत्म होगा, ठीक है, और स्टार्ट हुआ था 6th डे पे। हो क्या रहा है इसके अंदर, द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल्स, यानी किसका लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में अचानक से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला गया था, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे फॉलिकल्स बनते जाएंगे ईस्ट्रोजन का लेवल भी राइज होता जाएगा, या फिर वाइस वर्सा बोल सकते हैं, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो धीरे धीरे आपको फॉलिकल्स का डेवलपमेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, फॉलिकल्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस देखने मिलेंगे आपको, एंडोमेट्रियम और जितनी भी कैपिलरीज थी जो टूट गई थी, जो शेड हो गई थी, वो रीगेन या रीजनरेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके, रीजनरेट करना स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, गर्थ या एक तरीके से जो थिकनेस थी किसकी, यूट्रस की, वो भी डेवलप करना या वो भी बढ़ना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो द थिकनेस ऑफ यूट्रस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, जितनी भी वॉल्स थी एंडोमेट्रियम बायोमेट्रियम वो वापस विड्थ में या थिकनेस में इंक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। फिर ना फ्रॉम 15 to 20 eggs, क्योंकि फॉलिकल्स या एग एक तरीके से मैंने आपको डिफाइन कर दिया था कि एग और फॉलिकल में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो जितने भी एग्स या फॉलिकल बन रहे 15 से 20, उनमें से लास्ट में सिर्फ एक ही फॉलिकल बचता है या एक ही एग बचता है मैच्योरेशन होने तक, और वही लास्ट तक एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। पहले तो 15-20 थे, हमने देखे थे प्राइमरी सेकेंडरी, बहुत सारे हो गए थे अंदर, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, लेकिन एट लास्ट वो सिर्फ एक ही रहता है जो मैच्योर करता है, जिसमें एंड्रम वाली क्या रहती है, कैविटी भी रहती है, और उसी के बाद वो एक तरीके से डिस्ट्रक्ट होता है या टूटता है, जिसमें से एक एग रिलीज होता है एंड, ठीक है। इस फेज में अभी तक एग रिलीज नहीं हुआ है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि एट लास्ट एग ही बच जाएगा, ओके। सो द थर्ड फेज इज ओव्यूलेशन फेज, ठीक है। ओव्यूलेशन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें क्या होने वाला है, ओव्यूलेशन होने वाला है, दैट इज एग रिलीज होने वाला है, ठीक है। तो हमने कब बोला था कि जो फॉलिकुलर फेज खत्म हो रही, दैट इज 13 डे, वेरिएबल हो सकता है, तो उसी के हिसाब से ओव्यूलेशन जो फेज है वो कब रहेगी, 14th डे। सिर्फ जो 14th डे है उसी को हम ओव्यूलेशन फेज कहते हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद और दिन क्यों नहीं है, तो जो 14th डे पीक डे है दैट इज ओव्यूलेशन फेज ओनली, ठीक है। नाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीसेस LH यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन। अब वो क्या है ओव्यूलेशन फेज में, तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोला जाता है LH या फिर लुटिनाइजिंग हार्मोन। इसका काम क्या है, जो ओवरी में जो मैच्योर फॉलिकल बना, एक ही बना, ठीक है, उसमें से उस फॉलिकल को एक तरीके से शेड किया जाता है और उसमें से रिलीज होता है क्या, एग, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, यानी ओवरी में से जो पर्टिकुलर एक मैच्योर फॉलिकल था वो रप्चर कर जाएगा, यानी जो ग्राफिन फॉलिकल था, मैच्योर फॉलिकल था, रप्चर कर जाएगा और क्या रिलीज कर देगा, एग रिलीज कर देगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। हुआ कब, 14th डे पे, ठीक है। The mature egg stays in the fallopian tube for 1 whole day, यानी वो पूरा एक दिन कहाँ रहता है, fallopian tube के अंदर ही रहता है। अगर अब इस कंडीशन में, चलो रह गया, इस कंडीशन में अगर वो फर्टिलाइज हो गया, यानी कोई स्पर्म आ गया, मीट कर गया, उसको फर्टिलाइज कर दिया, तो ये एग ग्रो करेगा लगभग अगले 5 दिन तक उस fallopian ट्यूब में, फिर उसी तरीके से आगे यूट्रस तक बढ़ेगा, इम्प्लांट करेगा एंड एक तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब वो फर्टिलाइज हुआ, अगर वो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, ठीक है, फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, एग जाएगा किसमें, डीजनरेशन में या एक तरीके से डिस्ट्रक्ट होने की स्टेज, ठीक है। उस पूरी फेज को हम बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन फेज।
the last and the fourth stage is luteal phase और द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यानी क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका, एग रिलीज हो चुका, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस होने वाले तो किस फेज में आएंगे, ल्यूटियल या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। ठीक है, तो ये कब होगा, क्योंकि जो ओव्यूलेशन है 14 डे पे एक तरीके से स्टॉप हुआ, तो पोस्ट ओव्यूलेटरी कब से देखने मिलेंगे आपको 15 से 28 डे, यानी जितने रिमेनिंग रह गए वो सब किसमें आ रहे हैं, ल्यूटियल फेज के अंदर। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो द रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू ग्राफिन या कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब जो ग्राफिन फॉलिकल टूटा था जिसमें से एग रिलीज हुआ, ठीक है, उसका जो बाहर का फॉलिकुलर पार्ट था वो तो बच गया, वो जो बचा हुआ पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम एक तरीके का ग्लैंड है, एंडोक्राइन पार्ट है, क्योंकि ये भी हार्मोन सीक्रेट करने वाला है। So it starts producing progesterone for implantation preparation. If fertilization occurs, अगर कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है और फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, इम्प्लांटेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कराएगा, कैसे, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोला। प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा तो सारे एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम जो है वापस ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, यूट्रस जो है इम्प्लांटेशन की तैयारी वापस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में। और कॉर्पस एल्बिकेंस जो है जब ये प्रोड्यूस हो जाएगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन करवा देगा, यानी गिरा देगा। फिर वही लेवल क्या हो गया, लैग कर गया, मिनिमाइज कर गया, और क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी एंडोमेट्रियम फिर शेड करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा, अब कोई एंडो नहीं बनने वाला, तो इम्प्लांटेशन करने की क्या जरूरत है, जो एंडोमेट्रियम उसको शेड कर दिया जाए। और जो शेड वाली फेज होती है उसको हमने क्या कहा था, मेंस्ट्रुएशन या फिर ब्लीडिंग फेज। ठीक है, तो अगेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बिगिन वंस अगेन। ठीक है, आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट समझ में आया होगा, एंड इफ नॉट कोई क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज लाइक। थैंक यू सो मच।